थोड़ा सा आपको बताता हूँ हाउ टू स्टार्ट अबाउट विद द एग्ज़ाम, और फिर बाद में आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स फिर हम डाउट्स लेंगे। तो वॉट एवर विल बी योर डाउट्स फिर हम वो करेंगे। ठीक है, तो मतलब अभी सब ने नई नई स्टार्ट करी है, तो इट विल बी नाइस फॉर यू कि हमें कैसे करना है। देखो, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग अभी, ये तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि आपको एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी पढ़नी है। तो स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सबसे पहले आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है। देखो, इस एग्जाम में ना स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दैट ओनली बाय करंट अफेयर्स या फिर आप कोई ट्रिक्स वगैरह से एग्जाम हो जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट होगा उस तरीके से। तो वी विल बी फोकसिंग फर्स्टली ऑन फाउंडेशन, कि आपको अपनी फाउंडेशन कैसे बनानी है। तो दो तरीके हैं यार, देखो। वंस इज कि आप कोचिंग कर रहे हो कहीं से भी, और सेकंड ये है कि दैट यू आर सेल्फ स्टडी। मेरा फोकस सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे, एंड कोचिंग वाला इट विल बी जस्ट एन एड ऑन फॉर यू, कि ठीक है बाद में आपके पास क्लासेस हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन सप्लीमेंटिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी, तो वहाँ पे आप कोचिंग को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, सबसे पहले तो यार एनसीईआरटीज आपको करनी करनी है, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। देखो, हिस्ट्री के लिए एवरीबडी नोज कि एंशियंट मेडिवल मॉडर्न सब कुछ जो होगा वो एनसीईआरटी से ही होगा और किसी चीज़ से नहीं हो पाएगा। तो ये तो आप मान लो कि हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, एंशियंट के लिए भी, मेडिवल के लिए भी, मॉडर्न के लिए भी, एंड इवन फॉर आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी की भी पढ़नी है, स्पेशली क्लास 11th और 12th की पढ़नी है। 4 एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर फाउंडेशन। हाँ हाँ ठीक है यार, आपके लिए ये क्लास, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ना उन्हीं के लिए है। तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी की आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, 11th और 12th क्लास की तो पढ़नी है। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो 6, 7, 8 की भी पढ़ लो, और हो सके तो 6, 7, 8 की ना पुरानी एनसीईआरटीज है, एंड दे हैव अ वेरी गुड मैपिंग सेक्शन, तो वो आपका मैप वाला पार्ट भी कवर करने में हेल्प करेगी, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉलिटी के लिए देयर आर सर्टेन बुक्स, क्लास 9 to 12 की है, काफ़ी आसान बुक्स हैं, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, और ये आपको ज़रूर पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस बुक से आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। छोटी सी बुक है, 3-4 दिन में आप इसको आराम से निपटा सकते हो, और इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। आपकी जो फाउंडेशन होंगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और फाइनली आपका इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में आपको 9 to 12 की इकोनॉमी की बुक आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कि व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है, सर्वे क्या होता है, वो सारा का सारा आपका जो बेसिक है वो यहाँ से बनेगा। देखो, इकोनॉमी इज़ अ वेरी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट। इकोनॉमी में आप बहुत ज़्यादा स्टैटिक, एक बार आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, आप उसके ऊपर बिल्ड करोगे। इकोनॉमी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली और दैट्स इट, उससे काम नहीं होगा। इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। पॉलिटी, ये वाली आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पहले खत्म करो अच्छे से, और वो करो यार। देखो, दिस इज नथिंग कि समझ नहीं आ रहा, समझ आपको सब कुछ आएगा, बस आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट का फोमो मत बनाना किसी भी का कि मेरे को सब्जेक्ट से डर लगता है, नहीं। सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक तो समझ आ ही जाएगा। तो डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। सबसे पहले तो ज्योग्राफी 11th और 12th की पढ़नी पढ़नी है, चारों एनसीईआरटी, पर लेकिन 6th क्लास के बाद की अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद क्लास 6। अगर वहां से भी कर सकते हो तो दैट विल बी इजी फॉर यू। और हिस्ट्री की तो यार आपको सारी की सारी एनसीईआरटी 6th क्लास के बाद पढ़नी पढ़नी है। इवन आपकी जो पुरानी एनसीईआरटीज है वो भी आपको पढ़नी है इसमें। तो सबसे पहले इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, एनसीईआरटीज ले आओ ये वाली, एंड स्टार्ट रीडिंग देम, इवन स्टार्ट रीडिंग देम। पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रीड करो। ऐसा नहीं है कि पहली बारी में ही आपको सब कुछ याद करना है, पहले आपको रीड करना है। रीड करो पहले कि क्या क्या है, फिर दूसरी बारी पढ़ो, और फिर वो करो। ओल्ड और न्यू मैं बता रहा हूँ यार अभी। ये सारी न्यू एनसीईआरटीज है, ज्योग्राफी और इनकी तो सबकी नई एनसीईआरटीज है। इकोनॉमी की आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए तो आपको न्यू एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटीज आगे हिस्ट्री के लिए बताता हूँ मैं, तो वो आपको करना ही करना है। ये आपको स्टार्ट, अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये तो कर लो कि हाँ भाई ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज वन थिंग। अब दूसरी चीज है करंट अफेयर्स, जो सबको डराती है कि क्या है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में देखो, मेरे सिर्फ 2 सोर्स थे, और मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई 2 सोर्स, मतलब ये आपने कर लिया ना, मेरे को नहीं लगता आप करंट अफेयर्स में कहीं भी पीछे रहोगे। મિત્રો આજ મેં
अनअकैडमी टी शर्ट में नहीं हूँ, अलग कपड़ों में क्यों? क्योंकि इस बार मैं टीचर नहीं हूँ, इस बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे टॉपर्स टीचर्स बन गए हैं। देखिए, टीचर और टॉपर में अंतर क्या होता है कि टीचर आपको एग्जॉस्टिवली अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। टॉपर उसमें से याद रखने की, पढ़ने की, जवाब लिखने की अपनी खुद की मेथड्स और प्रोसेस डेवलप करता है। हो सकता है उसका पिछला अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना आया हो, तो उसने अपनी गलतियों से सीखा हो, तो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। और तीसरा कि पढ़ाई में अलग अलग उसने प्रैक्टिकल कुछ शॉर्टकट्स और हैक्स अपने लिए डेवलप किए हों। तो ये सब कुछ अनअकैडमी पर ये टॉपर्स 15 से ज़्यादा सिस्टमैटिक लेक्चर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं। आप कहें ऐसा सब, तो वो सब स्ट्रैटेजी वगैरह तो यूट्यूब पे हमने देखा है। देखिए, यूट्यूब पर जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर प्रीलिम सेंट्रिक स्ट्रैटेजी होती है, और टॉपर्स ने कुछ कहा है तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है कि उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया हो। आप उसको सामने कुछ पूछ नहीं सकते जो आपको अलग-अलग डाउट हो। अनअकैडमी ने ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, उसमें मेंस फोकस्ड सारी बातें होंगी, क्योंकि यूट्यूब पर प्रीलिम्स फोकस बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो मेंस फोकस बात होगी। सेकंड, ये टू वे कम्युनिकेशन की लाइव क्लास होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगा। आप भी टॉपर्स को सामने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जो भी उसमें दुविधा हो। और 1-2 नहीं, लगभग 15 या उससे भी ज़्यादा ये सब क्लासेस होने वाले हैं, शेड्यूल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हालाँकि मित्रों, ये चीज़ फ्री नहीं है, इसकी फ़ीस है ₹1। आप कहेंगे ये इतनी बड़ी कंपनी है, ₹1 में क्या अमीर हो जाओगे, फ्री में ही दिखा देते। देखिए, ₹1 फ़ीस रखने का कारण ये है ताकि लाइव चैट बॉक्स में फालतू पब्लिक आके टॉपर्स को परेशान नहीं करे। देखिए, टीचर के रूप में हमारा तो रोज़ का काम है, ये कैमरा चालू किया, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो चैट बॉक्स में कुछ भी ट्रोलिंग या कुछ होता रहे, तो इट विल नॉट अफेक्ट अस। लेकिन टॉपर का ये रोज़ का काम नहीं है, तो वो कुछ पढ़ा रहा है, अपनी बात रख रहा है, उसने कुछ अलग स्लाइड्स किए हैं, अपने नोट्स वो दिखा रहा है। इसमें कुछ उल्टी-सीधी चैट बॉक्स में लिखे, वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए और उसका फ्लो बिगड़ जाए। दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए ये ₹1 पैसा कमाने के लिए नहीं रखा है, ये ऐसी फालतू पब्लिक को फ़िल्टर आउट करने के लिए रखा है, ताकि भीड़ कम रहे और जो केवल सीरियस और सिंसियर विद्यार्थी हैं, वो लाइव स्ट्रीम में जुड़ें और उनको जो भी प्रश्न है वो पूछे, तो क्या प्रश्न भी कम आएँगे, तो सीधा वो उसका जवाब दे सकें। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाएँगे, तो आपको दिखेगा कि ये तो ₹3 का कोर्स दिखा रहा है, लेकिन उसपे आप डिस्काउंट कोड यूज़ करें mruna.org, तो वो ₹1 का हो जाएगा। तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, आपको हिंदू पढ़ना आप हिंदू पढ़ो, आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, पर लेकिन एक बार ही पढ़ो और डेली पढ़ना है न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया, आज मन कर रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नहीं, वो नहीं। डेली सुबह अपना शेड्यूल बना लो कि सबसे पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। कि आज सुबह हुई, मैं तो क्या करता था, जैसे मैं सुबह 6 बजे न्यूज़पेपर पढ़ता था, तब तक मेरा न्यूज़पेपर आता ही नहीं था, मैं पिछले दिन का पढ़ता था, तो मैं एक दिन लेट पढ़ता था न्यूज़पेपर, पर मेरा दिन स्टार्ट होता था न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो। कोई सा भी एक न्यूज़पेपर लो, हिंदू ले लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस ले लो, इट डज नॉट मैटर, पर लेकिन एक न्यूज़पेपर होना चाहिए। और इसमें आपको ये करना है कि सब कुछ ही नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आपको 5 पेज पे ज़्यादा फोकस करना है। वो 5 पेज कौन से है मैं बता देता हूँ। एडिटोरियल के लिए होंगे, 2 पेज आपके एडिटोरियल के होंगे। एनालिसिस नहीं चलेगा यार, आपको पढ़ने की आदत खुद से डालनी पड़ेगी। एनालिसिस विल नॉट वर्क। आपको आधे घंटे की वीडियो में वो समझा देगा न्यूज़पेपर में क्या आया था, पर लेकिन आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, आपको पढ़ने की आदत ही नहीं आएगी। एंड यू हैव टू रीड अ लॉट इन दिस एग्जाम। तो स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। इस एग्जाम में शॉर्टकट्स नहीं है कि मैंने आधे घंटे की वीडियो देख ली रोज, तो वो नहीं हेल्प करेगा। क्योंकि आपको खुद पॉइंट्स बनाने हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपको किसी और की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझनी है कि वो क्या समझता है इस टॉपिक से। आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि ये एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस मत करो। मैं कहूंगा खुद पढ़ो न्यूज़पेपर, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाओ अगर आपको बनाने हैं तो। चैट जीपीटी यूज़ करो, समराइज करो, सब कुछ करो, पर लेकिन खुद पढ़ो। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, कोई भी पढ़ लो। और इसमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। उसमें एक है एडिटोरियल, 2 पेज के एडिटोरियल आते हैं, वो पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदू पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का पेज आता है, और अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो एक्सप्लेन्ड का पेज आता है, तो वो पढ़ना है। तीसरी चीज जो अभी आपको पढ़नी है वो है इकोनॉमी का सेक्शन। चौथी चीज जो पढ़नी है वो है आईआर का सेक्शन। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये चीजें तो आपको पढ़नी पढ़नी है। और उसके बाद कोई साइंस एंड टेक की न्यूज आ गई, कोई इन्वायरमेंट की न्यूज आ गई, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो एक चीज है यार, न्यूज़पेपर आप अभी भी ऑनलाइन बैठे हो, ऑनलाइन खरीद लो, इंटरनेट तो है ना। न्यूज़पेपर नहीं आ रहा तो ई पेपर पढ़ो यार। यार ये बहाने नहीं चलते यार, दिस इज नॉट गुड। ये आप या तो मजाक करने के लिए कर रहे हो,
बट दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस दैट यू आर गिविंग। हाँ, टेलीग्राम पे मिलता है, आपको ढूंढने की जरूरत है बस। तो ये मत करो यार कि न्यूज़पेपर नहीं आता है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो प्लीज डोंट डू दिस। तो ये आपको है, और इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें यही चीजें पढ़नी है कि एडिटोरियल पढ़ने हैं, एक्सप्लेन्ड का पेज पढ़ना है या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज पढ़ना है, इकोनॉमी का पेज पढ़ना है, आईआर का पेज पढ़ना है, और साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की कोई न्यूज आ गई तो वो पढ़ना है आपको। ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए यार मैंने खुद कोई हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया, बट लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर के लिए दैनिक जागरण इज गुड, आप वो पढ़ सकते हो। और बाकी हिंदी मीडियम के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई वेबसाइट लो अच्छी सी जो हिंदी मीडियम में आपको देती हो कंटेंट, क्योंकि हिंदी मीडियम में आई बिलीव कि बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिल नहीं पाता। तो दोनों चीज करो, न्यूज़पेपर ले लो, पर लेकिन इफ यू आर एबल टू फाइंड समथिंग तो वहां से करो। और कोई भी आपको दूसरी चीज जो है करंट अफेयर्स की, कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी है, वॉट एवर यू फील लाइक, कोई भी कोचिंग की हो, जो आपको पसंद आए वो करो, पर लेकिन एक चूज करो और स्टिक टू इट। तो दो चीजें पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, और कुछ भी नहीं करना। न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, उसमें से आपको मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ने हैं, एक्सप्लेन्ड का पेज पढ़ना है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, इकोनॉमी का पेज पढ़ना है, और आईआर का पेज पढ़ना है, वो पढ़ना है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, और इससे पढ़ना है फिर मंथली करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन। और मैगजीन में ये नहीं करना कि सब कुछ याद कर रहे हो, मैगजीन में आप अगर न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये यहाँ भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये आती है 1 महीने के डिले पे या 2 महीने के डिले से। तो जब तक आप अगर इसको बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, तो दिस विल बी अ रिवीजन फॉर यू, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या करना है। या न्यूज़पेपर देखो आपको बनाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर के तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, पर लेकिन करंट अफेयर्स के नोट्स होने चाहिए, बिकॉज आपको 15 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज भी करने हैं। तो अगर आपके खुद के नोट्स होंगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज देम। तो ये आपको करना है, कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़नी है, ये आपका रिवीजन भी करेगी, और इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको पढ़ना है जो स्पेसिफिक न्यूज हो गई, कोई वो साइंस एंड टेक की न्यूज हो गई, या कुछ भी हो गया, इन्वायरमेंट की न्यूज हो गई, तो ये सब आपको पढ़ना है जो मतलब प्रीलिम स्पेसिफिक यूपीएससी पूछती है ना, ये आपका वहां पे गैप क्लियर करेगा, ये आपका ओपिनियन बनाएगा फॉर मेंस के आंसर फॉर योर इंटरव्यू। दोनों चीजों को साथ में करोगे ना, इट विल बिकम वेरी इजी कि करंट अफेयर्स में शायद ही आप किसी से पीछे रह जाओगे, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो अगर अभी आज आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले एनसीईआरटीज उठा लो कि एनसीईआरटीज पढ़नी ही पढ़नी है, और उसके बाद जो आएगा वो है करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और कोई भी एक मैगजीन पढ़नी है। इससे स्टार्ट करो, अपनी फाउंडेशन बनानी स्टार्ट करो। और कई बार क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो ये सब चीजें, पर लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, कि जैसे अभी मैंने इकोनॉमी पढ़ी नहीं, पर लेकिन न्यूज़पेपर में कोई इकोनॉमी का टॉपिक आ गया, तो अब मैं उसे कैसे समझूं। तो वहां पे होता है कि अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है, मेरे को उसको ग्रास्प करने की कोशिश करनी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। शायद आपको पूरी तरीके से समझ ना आए, वहां पे आप करो थोड़ा सा गूगल सर्च कि ये टर्म का क्या मतलब होता है, ये क्या चीज है, ये कोई नई चीज है, इन्फ्लेशन क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है। सिर्फ ये सर्च कर लो कि आपके बेसिक्स पूरे हो जाए, और जब आपका जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा ना, आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे कि ये सब तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, ये सब तो मैंने करा था, ये सब न्यूज़पेपर में आता था, ये तो रिवाइज हो रहा है। तो थोड़ा सा खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो जब आपकी क्लासेस होगी या फिर जब आप खुद पढ़ोगे वो सब चीजें कि न्यूज़पेपर में था, मैंने इकोनॉमी 2 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट किया, पर लेकिन आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें आप पहले से ही पढ़ चुके हो। तो वहां से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से सब कुछ समझ आएगा, इट विल टेक टाइम, शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा, गिव इट टाइम, थोड़ा सा टाइम दो। पर लेकिन जब एक बार आप व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू इट, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि हाँ अब ठीक है, अब न्यूज़पेपर समझ आता है, बेसिक्स क्लियर हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, देन यू कैन बिल्ड अप ऑन इट। तो ये दो चीज तो, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग तो एनसीईआरटीज ले आओ, एक न्यूज़पेपर ले लो रोज का, और करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन स्टार्ट कर दो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आज से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो 15 दिन पढ़ो, फिर जब जून की कंपाइलेशन आएगी ना मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन की, वो ले आना, उसको पढ़ना, तो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यार मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था। ठीक है, अब आती है मेन चीज कि अब पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक सबको पता है, मेरे को नहीं लगता कि शायद इसमें मैं कुछ नया आपको बता पाऊंगा। सबसे पहले लक्ष्मीकांत पढ़नी है यार, ये बुक ऐसी है कि आपको कवर टू कवर याद होनी चाहिए। ये बुक, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कि कवर स्टार्ट हुआ प्रीएम्बल से, और जब वो बॉडीज में, और फिर जब वो अपेंडिक्स में जाके खत्म होगा ना कि आर्टिकल कौन सा है और शेड्यूल कौन सा है, वो सब कुछ आपको आना चाहिए।
ये है। हिस्ट्री में देख लो यार, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट इंडिया के लिए 6th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा की, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र, ये सब पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, पर लेकिन नितिन सिंघानिया बहुत सिलेक्टिवली पढ़नी है। नितिन सिंघानिया में सब कुछ नहीं पढ़ना, इट इज अ वेरी हैवी बुक, इसमें आप सब कुछ नहीं याद कर सकते, इट इज अ वेरी हैवी बुक। तो ये आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़नी है कि मेरा क्या क्या मेरे को पढ़ना है। एंड ये आपको पढ़नी है जब आप एनसीईआरटीज पढ़ लो अपनी पुरानी सारी हिस्ट्री की, कि ये तो आपने पढ़ ली ओल्ड एनसीईआरटी कौन सी है, ये आपने पढ़ ली, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ ली, और जो एनसीईआरटीज है 6 to 12 की, स्पेशली फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल एंड इवन फॉर आर्ट एंड कल्चर, जब आप ये पढ़ लोगे ना तब आपको नितिन सिंघानिया उठानी है। एंड यू हैव टू बी वेरी, आपको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होना है नितिन सिंघानिया में कि मुझे ऐसा पढ़ना क्या है। आप इसमें सब कुछ नहीं पढ़ सकते, बहुत हैवी बुक है। ज्योग्राफी के लिए आई डोंट रिकमेंड कि आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत होगी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की चारों बुक आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता उसके अलावा आपको मतलब बेसिक्स की कहीं जरूरत पड़ेगी। एटलस आपको बहुत अच्छा सा आना चाहिए, और जो न्यूज में क्या क्या हो रहा है, न्यूज में कोई फिजिकल चीज आ गई, फिजिकल ज्योग्राफी की चीज आ गई, इंडियन ज्योग्राफी की आ गई, कोई क्रॉप आ गई, तो उसके लिए आपको मैप और एटलस बहुत अच्छे से आना चाहिए। एटलस तो आपको मतलब आना ही आना चाहिए, इवन सब चीजों के आपको आना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज डिफरेंट है। मैप और एटलस में क्या होता है कि जैसे स्टेट पूछ लिए, सीज पूछ ली, कॉन्टिनेंट ही पूछ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक वर्ल्ड मैप अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, और ये तो आप रोज देखो कि क्या है, एक कॉन्टिनेंट ही देखो रोज कि इसके आसपास कौन कौन सी सीज है, ये है, अच्छा चलो इसके आसपास जैसे नॉर्थ अमेरिका के आसपास गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, ऊपर आर्कटिक हो गया, वो सब करना है। तो ये चीज आपको करनी है। ज्योग्राफी में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, इफ यू वांट टू आप पढ़ो, ये भी आपको सिलेक्टिवली पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, तो सिलेक्टिवली पढ़ो और बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। इकोनॉमी कीप इट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, इकोनॉमी बहुत जल्दी चेंज होती है, करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें आती है इकोनॉमी में, तो आपको इकोनॉमी की जब भी प्रिपरेशन करोगे कीप इट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, एनसीईआरटी पढ़ लो। और रमेश सिंह आपको पढ़नी है अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो दिस इज अ वेरी नाइस बुक फॉर दैट। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कोई भी एक इन्वायरमेंट की बुक मार्केट से ले लो, विच एवर यू फील कंफर्टेबल विद, और उसके साथ साथ एक बायोलॉजी क्लास 12 के लास्ट के 4 चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, और करंट अफेयर्स। इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक में यही है कि कोई भी एक आपको बुक लेनी है बाहर से, मार्केट से रेफरेंस बुक कोई भी आपको मिल जाएगी, किसी भी कोचिंग की, किसी पब्लिशिंग की, वो ले लो, इसकी कोई रेफरेंस बुक है नहीं ऐसी। एनसीईआरटी हो जाएगी। साइंस एंड टेक में एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11th-12th की एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ना साइंस एंड टेक की, वो टाइम वेस्ट ज्यादा है। रादर कि अगर आपने कोई भी एक वो कर लिया ना, कि अगर आप कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक लिया है तो वो अच्छे से पढ़ लेना, रादर देन गोइंग फॉर एनसीईआरटी। बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, वो कर लेना। इसमें बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, दीज आर वेरी इजी, वो हो जाएगा। और इन दोनों चीजों में ना यार करंट अफेयर से आते हैं क्वेश्चन, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर से आते हैं। तो जितना आपका करंट स्ट्रांग होगा, जितना आपका स्टैटिक स्ट्रांग होगा, तो ये आपके हो जाएंगे उससे। और लास्ट में एथिक्स का मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि एथिक्स आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करके खत्म कर देना चाहिए मेरे रेफरेंस से। फिर से वही है कि एक अच्छी सी रेफरेंस बुक लो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, और इसमें आपको पीवाईक्यूज करने हैं बहुत अच्छे से। 2013 के बाद के सारे पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, एथिक्स का पेपर वही है। ये हो गए मेजर सब्जेक्ट्स। अब बाकी जो अब बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है वो बताता हूँ। कि जैसे एक आपका आएगा इंडियन सोसाइटी, सेम कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, और करंट अफेयर्स, दैट इज ऑल अबाउट इंडियन सोसाइटी। उसमें जो टॉपिक वाइज चीजें हैं ना, वो आपको पढ़नी है कि ये टॉपिक उसमें दे रखा है, सेक्युलरिज्म दे रखा है, कम्युनिज्म दे रखा है, ये सब दे रखा है, हाँ अर्बनाइजेशन दे रखा है, उन सब के आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, और जो सिलेबस में लिखा है वो तो आपको आना ही आना चाहिए। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, कोई भी एक रेफरेंस बुक चलेगी और एक करंट अफेयर्स चलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई वुड से फिर से यार, सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी अगर आपका मन है तो 11th क्लास की पढ़ लेना, बट बहुत ज्यादा उससे आपको फायदा होगा नहीं, पर लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी इज गुड, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लो, बहुत ज्यादा उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं, उसमें सब्जेक्ट बहुत बड़ा है पर लेकिन क्वेश्चन उससे कम आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में रेफर एनी वन रेफरेंस बुक, और आपके जो पीवाईक्यूज पूछ रखे हैं वो बहुत अच्छे से कर लो। वर्ल्ड हिस्ट्री वहां हो जाएगा, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। गवर्नेंस इज कंप्लीटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड वंस यू आर डन विद योर स्टैटिक, कि गवर्नेंस उन्होंने दे रखा है कि आरटीआई क्या होता है, सिटीजन चार्टर क्या होता है,
और क्या क्या हमारे पास स्कीम्स है, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या स्कीम्स है, एससीज के लिए क्या स्कीम है, एसटीज के लिए क्या स्कीम है, पीडब्ल्यूडीज के लिए क्या स्कीम है, विमेन के लिए क्या स्कीम है, माइनॉरिटीज के लिए क्या स्कीम है, ये सब आपने पढ़ लिया। ये आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा आराम से, वो आपको पढ़ना है। एंड इट इज हेवीली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं उसके लिए। आईआर आ गया, आईआर इज कंप्लीटली करंट अफेयर्स। आपने बेसिक्स पढ़ लिया आईआर में कि भाई आईआर में हमारी पॉलिसी क्या थी, पहले हमारे पास ये पॉलिसी थी हमारी, जैसे कि शुरुआत में अगर हम देखें तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी। आज हम अगर हम देखें इंडिया फर्स्ट पॉलिसी हमारे पास हो जाएगी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो जाएगी, लुक ईस्ट हो जाएगी, एक्ट ईस्ट हो जाएगी, फिर हमारे पास सीसीएपी हो जाएगी, वो सारी चीजें। तो आपने ये बेसिक्स पढ़ लिए, पर लेकिन आईआर विल बी 90% करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आएगा। आईआर में स्टैटिक पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करना है कि आईआर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर्स विल बी द की फॉर आईआर, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। आईआर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, वो दूसरे तरीके से आते हैं कि इसका मेंबर का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन है, एक किसी कंट्री में कोई न्यूज हो गई, तो वो सब जो होगा वो प्रीलिम्स में भी होगा और मेंस में आपका एनालिसिस आएगा सारा आईआर का। नेक्स्ट गोस विद इकोनॉमी। इकोनॉमी GS3 में आप पढ़ लोगे, और उसके साथ साथ आपका आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यार सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड। जो वर्ड लिखे हुए हैं ना सिलेबस में, उन सबके नोट्स तैयार कर लो, 2-3 पेज के, या फिर कोई भी एक बुक ले आओ, वो बहुत आराम से हो जाएगा। 50-60 पेज के नोट्स बनेंगे, एग्रीकल्चर आपका खत्म हो जाएगा वहाँ पे। एग्रीकल्चर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी अगेन कोई भी एक रेफरेंस बुक विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, और उसके साथ साथ मतलब इंटरनल सिक्योरिटी स्टैटिक ज्यादा है, तो अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए ना इंटरनल सिक्योरिटी के, आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर उसको बस करंट अफेयर से लिंक करना होता है। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया कि नक्सलिज्म क्या है, टेररिज्म क्या है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, और ये सब वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, स्टैटिक पढ़ लो किसी भी रेफरेंस बुक से, एंड देन लिंक इट विद करंट अफेयर्स। इंटरनल सिक्योरिटी आपका हो जाएगा। एंड देन फाइनली आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। बने बनाए नोट्स हैं, मार्केट से लाना, पढ़ लेना, उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना। एक क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आने हैं, ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हमें करना नहीं है उस टाइम का। एथिक्स का कोई भी एक रेफरेंस बुक, आपकी क्लास के नोट्स होंगे या फिर आपने खुद को ही नोट्स बना रखे हैं वो, एंड आपके PYQs वो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। ये हो गई एक चीज। अब करना क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा, कि चलो ये सब तो है कि पढ़ना क्या है, अब ये देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले तो एक रियलिस्टिक सा स्टडी प्लान बनाना है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ना है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप, 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते आप। तो थोड़ा गोल भी रियलिस्टिक बनाना है। ऐसा नहीं करना कि मैं ऐसा करूंगा कि सुबह 6 बजे बैठूंगा अपनी टेबल पे और रात 10 बजे उठूंगा, वो नहीं हो सकता। तो हमें बनाना है सबसे पहले स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में हमें क्या करना है, मैं पिछले दिन ये सोच लूंगा कि मुझे कल क्या पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं छोड़ना कि अच्छा ठीक है आज उठेंगे तो सोचेंगे कि क्या करना है, नहीं वो नहीं करना। पहले सोचना है कि अच्छा चलो आज हो गया, कल क्या करना है ये देखना है सबसे पहले, तो दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि मेरे को इस हफ्ते क्या करना है। तीसरा है कि मुझे इस महीने में क्या करना है। ये आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, और ये बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये करना है। तो दैट इज वन थिंग। पहले तो ये बताओ कि अगले दिन क्या करना है, इस हफ्ते में मुझे क्या क्या कवर करना है, कितने मुझे टेस्ट देने हैं, कितना मेरे को पोर्शन कवर करना है, और फिर इस महीने में मुझे क्या करना है कि मुझे इतने सब्जेक्ट खत्म करना है, मुझे इतने मॉक देने हैं, मुझे इतना आंसर लिखना है। और थोड़ा रियलिस्टिक गोल बनाना है, अनइमेजिनेबल गोल नहीं बनाना कि मैं एक महीने में पूरी पॉलिटी भी खत्म कर दूंगा, पूरी हिस्ट्री भी खत्म कर दूंगा, वो नहीं हो सकता। तो थोड़ा रियलिस्टिक गोल बनाना है कि ठीक है ये करना है, और कितना करना है एक दिन में, और वीकली मंथली गोल्स बनाने हैं। दूसरा है यार, नोट्स आपको आपके खुद के होने चाहिए। देखो इफ यू आर कंफर्टेबल विद बुक्स, बहुत अच्छी बात है, बुक को मार्क करो, उसको रिवाइज कर लो। मैं नोट्स अपने खुद बनाता था बिकॉज इट वॉज वेरी इजी फॉर मी कि मैं अपने नोट्स बहुत आराम से रिवाइज कर लेता था। तो मेरे लिए ये आसान था कि चलो मैं नोट्स बनाऊंगा और मैं उन्हीं को रिवाइज करूंगा। तो मैंने बहुत ज्यादा नोट्स बनाए थे। आप अपने नोट्स बनाओगे, देखो नोट्स ऐसे बनने चाहिए कि सिर्फ आपको समझ आए। आपके नोट्स आपके हैं, आपको मार्केट में जाके बेचने नहीं है वो नोट्स, ना ही आपको किसी अपने दोस्त को देने, ना ही आपको अपने किसी पड़ोसी को देने, किसी को भी नहीं देने। आपके नोट्स आपको होने चाहिए कि सिर्फ मेरे को समझ आए, और नोट्स उस चीज के बनाने जो मेरे को नहीं आता। अब मैंने जैसे पॉलिटी पढ़ ली एक बार अच्छे से, अब मुझे पता है प्रियम्बल क्या होता है, अब मेरे को प्रियम्बल अच्छे से याद है। अब मैं नोट्स बनाने बैठूंगा, मैं प्रियम्बल के नोट्स क्यों बताऊं? तो प्रियम्बल के नोट्स नहीं बनाने हैं मेरे को, उस चीज के नोट्स बनाने हैं जो चीज मुझे याद नहीं हो रही या फिर जो मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो नोट मेकिंग आपकी बहुत ही ज्यादा आसानी, बहुत ज्यादा कंसाइज होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंटेड नोट्स आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज के नोट्स बना रहे हो।
अब जैसे लक्ष्मीकांत जैसी बुक हो गई, स्पेक्ट्रम जैसी बुक हो गई, उनके नोट्स नहीं बनाने हैं, वो अपने अपनी नोट फॉर्मेट में है। तो लक्ष्मीकांत आपको पूरी पढ़नी है। अब लक्ष्मीकांत के नोट्स कौन से बनाने हैं जो आपको याद नहीं हो रही, कि चलो यार फिफ्थ शेड्यूल के ये वाले मेरे को प्रोविजन याद नहीं हो रहे, मैं इसके नोट्स बना देता हूँ, मेरे हाथ से लिख लिए, वो आसान हो जाएगा। तो सब कुछ याद नहीं करना है, और सब कुछ आपने याद कर लिया और उसके बाद उस चीज के नोट्स बनाने हैं जो याद करने में मुश्किल हो रही है। वो एक चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है, कि ऐसा नहीं करना कि बुक अपने हाथ से लिख दी, वो तो बुक आपने हाथ से लिख दी, उससे कुछ याद नहीं होगा आपको। तो नोट मेकिंग हैज टू बी वेरी कंसाइज, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाओ, हो सके तो लूज शीट्स पे नोट्स बनाना हमेशा, मतलब A4 शीट जो होती है ना प्रिंटर वाली, उस पे नोट्स बनाना। क्योंकि उससे क्या होता है कि स्टैटिक आपने पढ़ लिया, करंट अफेयर्स जब भी आप कुछ ऐड करोगे ना, आप एक शीट पे लिखोगे और उसको अपने नोट्स में ऐड कर दोगे, तो आपके लिए वो करंट अफेयर्स लिंक करना बहुत आसान हो जाएगा इन योर ओरिजिनल नोट्स, जहां से आपको रिवाइज करना है, जहां से आपको एट द एंड ऑफ द डे पढ़ के जाना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लूज शीट पे नोट्स बनाओ। मैंने सारे अपने जो नोट्स है वो लूज शीट से ही बनाए थे। करंट अफेयर्स आता था, मैं 2 पेज का करंट अफेयर्स का नोट बनाता था और उसे मैं अपने स्टैटिक वाले में ऐड कर देता था। तो ये आपको करना है, तो फिर ये आप कर सकते हो, मैं इसमें ये कहूंगा। अब तीसरी चीज है PYQs। अगर आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो ना, आज अगर मैं पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये पढ़ूंगा कि पॉलिटी में यूपीएससी पूछती क्या। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ किताब उठाई और मैं कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, वो तो फिर आप समझ लो कि आप सब कुछ पढ़ते रह जाओगे और तब भी आपका पेपर नहीं होगा। तो अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, अपनी टेबल पे PYQs आपके पास होने चाहिए, जितना पुराना आप लेके जा सकते हो, मेंस के भी प्रीलिम्स के भी। मैं अगर आज स्टार्ट कर रहा हूँ कि आज मेरे को फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ना है, पहले मैं ये देखूंगा कि फंडामेंटल राइट्स में PYQs कौन से आए हैं, कि प्रीलिम्स में कौन से PYQs आए हैं, मेंस में कौन से PYQs आए हैं, और फिर मैं उसके हिसाब से पढ़ूंगा कि अच्छा ये यूपीएससी पूछती है और मेरे को यही पढ़ना है। मैं इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ूंगा, फालतू की चीजें नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा कि जो उन्होंने पहले पूछ रखा है और उसके बेसिस पे मैं क्या सोच सकता हूँ कि आगे क्या पूछ सकते हैं वो लोग। तो ये आपको करना है, ऐसा नहीं करना कि आप कुछ भी आपने उठाया और बस आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। PYQs तो आपको याद होने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप प्रीलिम्स के तो जितने पीछे तक जा सकते हो चले जाओ, मेंस के 2013 के बाद के सारे PYQs एक बार आपको अच्छे से देख लेने चाहिए। उससे आपको ये भी समझ आएगा मुझे करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, आपको ये भी समझ आएगा मेरे नोट्स में क्या होना चाहिए, आपको ये भी समझ आएगा कि मुझे एक्चुअली में पढ़ना क्या है, कि पेपर की डिमांड क्या है। ये है यार। क्वेश्चन ना सारे हम एंड में लेंगे, और अभी मतलब मैं सिर्फ 4-5 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद सिर्फ हमें क्वेश्चन लेना आधा घंटा, तो आराम से बात करेंगे फिर, ठीक है। देन आपकी आती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग यार, मैं तो कहूंगा आज से आंसर लिखना स्टार्ट करो, और ये इस बात से नहीं डरना कि मेरा आंसर बुरा होगा। वो आंसर बुरा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर कोई नहीं देखने वाला, वो आंसर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर प्रैक्टिस में बुरा नहीं करोगे तो फिर वहां पे अच्छा कैसे करोगे। तो पहले दिन से आंसर लिखना स्टार्ट करो, वट एवर टॉपिक यू हैव स्टडीड, PYQs लिखना स्टार्ट करो यार। उनके मॉडल आंसर्स आपके पास होते हैं, यू हैव अ वेरी गुड सोर्स। सबसे पहले आंसर लिखना है, भले ही बहुत बुरा आंसर लिखा हो कोई बात नहीं, फिर उस आंसर को अच्छे से लिखना है, और फिर एंड में आता है कि भाई इस आंसर को अब मैं टाइम पे कैसे लिखूं, 6 मिनट में या 9 मिनट में कैसे लिखूं। ये चीज आपको करनी है बहुत अच्छे से। दैट इज वन थिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो, रोज का एक आंसर लिखो, और रोज का एक आंसर लिखो जीएस का, एक आंसर लिखो ऑप्शन का, एक एक ही लिखो, बाद में बढ़ा देना। स्टार्ट कर रहे हो एक लिखो, एक जीएस का लिखो, एक ऑप्शन का लिखो, किसी को दिखाओ, डिस्कस करो, वो करो। नहीं, याद करके नहीं लिखना यार, याद करके लिखना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। पहले आपको खुद करना है कि मेरे को याद करना, पहले तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि मैं इस आंसर में क्या लिखूंगा, और फिर आपको लिखना है कि अच्छा ये आपने लिख लिया, अब मैंने एक आंसर लिख लिया, अब ये देखो कि मॉडल में क्या था या टॉपर कॉपी में क्या था, और फिर देखो कि यार कंपैरिजन करके फिर समझ आएगा कि अच्छा ये मैंने गलती करी थी इसमें, ठीक है। फिर है यार आपके मॉक्स। मॉक्स मतलब मैं कहूँगा जितना जल्दी स्टार्ट करो। जैसे अगर आपने कुछ पढ़ा ना, तो रोज के जैसे आपने 5 आपने MCQ कर लिए, और मेंस की प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी आंसर राइटिंग से। और फिर जब आपका एग्जाम पास आ जाए तब आपको मॉक्स देने ही देने हैं। प्रीलिम्स का देना स्टार्ट करो फ्रॉम आई वुड से अक्टूबर, और मेंस का तो आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब प्रीलिम्स पास आ जाए, मेंस के टेस्ट देना कम कर दो। वंस यू आर थ्रू विद योर प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस के देना स्टार्ट करो, ठीक है। एक वो चीज है। और फिर यार अपना ऑप्शनल देखो, ऑप्शनल सबका अलग अलग होगा, पर लेकिन ऑप्शनल यू हैव टू चूज इट वेरी वाइजली अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। एंड अपना जो ऑप्शनल है वो जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म कर दो एक बार ही पढ़ के। मतलब अगर आप 26 का अटेम्प्ट, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि आप देना चाह रहे हो, तो आपका ऑप्शनल बाय जनवरी खत्म हो जाना चाहिए एक बार।
कि आपने सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया क्या है, आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, आपके नोट्स बन गए। तो अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, उसका मार्केट में रिसोर्स कितना, उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह कैसी है और उसका गाइडेंस कैसा है उस सब्जेक्ट का। तो इसके बेसिस पे आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लो, चूज इट, थोड़ा टाइम लो, आराम से चूज करो, और फिर एंड में एक बारी जैसे आप 27 में एग्जाम दे रहे हो तो 27 के जनवरी तक उसे खत्म कर दो, 26 में दे रहे हो तो 26 के जनवरी तक खत्म कर दो। पर लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रीलिम्स के बाद ऑप्शन पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दैट इज मतलब हराकिरी है वो, आपका मीन्स खराब हो जाएगा उसकी वजह से। और लास्ट में आती है यार रिवीजन। बिना रिवीजन के आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। पढ़ना आपको बहुत कुछ है, इतना कुछ पढ़ना है कि 1 महीने बाद जो पिछले महीने पढ़ा था वो भूल जाओगे। तो मैं तो कहूंगा अगर आप अगर 10 घंटे या फिर अगर चलो आपने 8 घंटा भी पढ़ा, तो मैं तो कहूंगा उसमें 3 घंटा रिवीजन का होना चाहिए और 5 घंटा नया पढ़ने के लिए होना चाहिए। तभी आप याद कर पाओगे कि आपने पढ़ा क्या था, वरना सब कुछ भूलते रहोगे और दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पॉलिटी खत्म हो गई और फिर मैं 2 महीने बाद पॉलिटी की बुक खोली, कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अपना टाइम ऐसे डिवोट कर लो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपका रिवीजन की तरफ जाना चाहिए। तो वो बहुत अच्छे से याद कर लो कि भाई रिवीजन को टाइम दूंगा, भले ही वो टेस्ट के फॉर्म में हो, भले ही वो आंसर लिखने के फॉर्म में हो, भले ही वो नोट्स रिवाइज करने के फॉर्म में हो, पर लेकिन बिना रिवीजन को टाइम दिए हुए नहीं हो पाएगा। रिवीजन को टाइम देना ही देना है, दैट इज वन थिंग। और लास्ट में यही है यार, 2 चीज है। एक तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, मार्केट में रिसोर्स इतना ज्यादा है ना कि आप अगर एक बार ही चले गए ना मार्केट में, तो आपको ऐसा फोमो होगा कि यार सब लोग ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, कोई ये कंपाइलेशन पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है। उससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। अपना रिसोर्स एक बार ही डिसाइड कर लो एंड स्टिक विद दैट रिसोर्स। कि मैंने सोच लिया कि लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी पढ़ूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, एक कंपाइलेशन पढ़ूंगा, तो सिर्फ यही पढ़ूंगा। कोई मेरे को आके ये दिखाए ना कि ये देखो ये रिपोर्ट आई है, ये आया, ये आया। अपने रिसोर्स पे ट्रस्ट करूंगा, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करूंगा, अपने गाइडेंस पे ट्रस्ट करूंगा कि अच्छा ठीक है उन्होंने मेरे को ये कहा था, पहले मैं बेयर मिनिमम तो कर लूँ, वैल्यू एडिशन तो बाद में हो जाएगा बहुत आराम से। पर लेकिन जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी ना, तब तक पेपर बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि बेयर मिनिमम खत्म करूंगा, फाउंडेशन खत्म करूंगा, और वो बेसिक से होगी। और उसके नोट्स बनाऊंगा, उसको रिवाइज करूंगा कि अगर वहां पे कोई मेरे को परेशान करे तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बेसिक्स ही नहीं आते और मैं करंट अफेयर्स और एडवांस पढ़े जा रहा हूँ। दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा हैव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि बस पूरा दिन पढ़े ही जा रहे, पढ़े ही जा रहे, पढ़े ही जा रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अच्छे से सोना है, 7-8 घंटा सोना है, 6 से 8 घंटे के बीच में। खाना अच्छे से खाना है, और अगर आप बाहर रहते हो ना, अवॉइड बाहर का खाना। मतलब जो आपको लगे ना कि थोड़ा हाइजीनिक खाना है और ठीक खाना है, ठीक है, थोड़े दिन बाहर चले गए, अच्छा खा लिया, ओके। पर लेकिन रोज ये नहीं करना, बहुत ज्यादा आलसी हो जाओगे, आपका कुछ और करने का मन नहीं करेगा। और ये जो होता है ना कि सर आलस आ रहा है, लेजीनेस आ रहा है, ये बहुत चीजों की वजह से होता है। उसमें से एक चीज होती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपकी डाइट लाइट है और आपकी डाइट अच्छी खासी न्यूट्रिशियस है, तो बहुत सारी चीजें तो आपको अपने आप ही अच्छी लगने लग जाएगी, आपकी लिथार्जी ऐसी खत्म हो जाएगी। तो ईट हेल्दी, अच्छे से सोना है 6 से 8 घंटा। ऐसा नहीं करना कि 2-4 घंटा सो रहे हैं फिर सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर कोई ये कहना कि तुम 8 घंटा सोते हो तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा, मैं कहूंगा 8 घंटा मैं सोता हूँ, पर लेकिन 8 घंटा पढ़ता भी हूँ मैं उसके बाद। तो सोना है अच्छे से खाना है। और ये नहीं करना कि बर्नआउट हो गए कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, वो नहीं करना। हर चीज को टाइम देना, अपनी हॉबी को टाइम देना, किसी स्पोर्ट को टाइम देना है, पर लेकिन टाइम हर चीज को देना है। एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग, आपकी हेल्थ इज पैरामाउंट। तो अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना। एग्जाम तो चलो 1 साल बाद भी हो जाएगा, पर लेकिन हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए आपकी, दैट इज ओनली थिंग। अब ये बताओ डाउट्स क्या है। अब हम लेंगे डाउट्स, वी हैव अबाउट 25 मिनट्स। तो जिसके जो भी डाउट्स हैं आप वो पूछो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, सी सेट रह गया, ओके। यार देखो, सी सेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो कहूँगा इफ़ यू आर वीक इन सी सेट, सबसे पहले तो PYQs खोलो। अगर आप सी सेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ये देखो कि पिछले साल का या फिर पिछले से पिछले साल का सी सेट खोलो, और खुद करने की कोशिश करो कि कितना आप खुद से कर पा रहे हो, मतलब बिना कुछ पढ़े हुए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना वीक हूँ, कितना मेरे को सी सेट एक्चुअली में पढ़ना है। तो देखो, जैसे अगर आज आपको लग रहा है कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो रोज का आधा घंटा देना स्टार्ट करो मैथ्स को, रोज का 20 मिनट देना स्टार्ट करो मैथ्स को। ठीक है, तो वो करो। धीरे 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 सी सेट लो। और सी सेट में आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, सी सेट में बस आपको इतना आना चाहिए कि आप उसे कर लो किसी तरह। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है, सी सेट में आपको टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं।
क्योंकि सी सेट में आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं करूंगा, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना। वो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, ये क्वेश्चन ये था मेरे लिए डिफिकल्ट, तो ये मैं क्वेश्चन अवॉइड करूंगा, या फिर ये क्वेश्चन मैं टुवर्ड्स दी एंड करूंगा, ये क्वेश्चन मैं पहली बारी में जब मैं अपना पेपर देख रहा हूँ तब नहीं करूंगा। तो सी सेट में आपको टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है और अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रिकॉग्नाइज करने हैं। मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छे से पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा लगता है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ो, और बाकी चीजें इतनी पढ़ लो कि आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इजी क्वेश्चन आना चाहिए, वो मत छोड़ के आना। तो ये आपका सी सेट का होना चाहिए। और अगर आप सी सेट में वीक हो तो आज से स्टार्ट करो, आधा घंटा रोज पढ़ो सी सेट। ऐसे का यार ऐसे का आई वुड से पहले अपना जीएस खत्म करो सबसे पहले। तो जीएस जब एक बार ही हो जाएगा ना, उसके बाद टॉपर कॉपीज देखो कि उन्होंने ऐसे कैसे लिखा था, एक दो टेस्ट लिखो ऐसे का, गेट सम फीडबैक एंड देन स्टार्ट राइटिंग ऐसे। ऐसे पहले दिन से मत लिखना, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट एन ऐसे, क्योंकि आपके पास वो कंटेंट ही नहीं होगा कि ऐसे में मैं लिखूंगा क्या। जब आप जीएस बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट होगा जो आप अपने ऐसे में लिख पाओगे। तो स्टार्ट पहले अपना जीएस खत्म करो, अपना ऑप्शनल खत्म करो, फिर अपने ऐसे पे आओ। थोड़ा सा हैंड आउट वगैरह आते हैं मार्केट में, वो पढ़ लो, अपने थोड़े से टॉपर कॉपीज देख लो। मैंने बहुत ज्यादा टॉपर कॉपीज देखी थी कि एक्चुअली में ऐसे लिखते कैसे, वो करो। फिर दो तीन ऐसे खुद लिखो, शो इट टू योर टीचर्स, शो इट टू योर मेंटर्स। फिर वो जो इनपुट दे वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर लो, और अपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना कि अच्छा ठीक है, इतने सारे टेस्ट मैंने लिख दिए, अब मैं 10-12 ऐसे लिख कर जाऊंगा बिफोर माई टेस्ट, बिफोर माई एक्चुअल एग्जाम। तो ऐसे का मैंने इतना ही किया था। और ऐसे मतलब ये है कि एक बार ही जब आप सफिशिएंटली पढ़ लोगे ना, यू विल बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे। कंटेंट की कमी नहीं होगी, कमी सिर्फ ये होगी कि ऐसे को प्रेजेंट कैसे करना है, एंड दैट कैन बी लर्न इजीली। उसकी आप ज्यादा टेंशन अभी मत लो अगर इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग। यार मैंने अभी कहा था कि नोट्स मैं नहीं बता सकता कि आपको नोट्स खुद कैसे बनाने हैं। नोट्स सबके खुद होते हैं। आपको हर कीवर्ड के नोट्स बनाने हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर से लिंक करना है, और नोट्स उस चीज के बनाने हैं जो चीज आपको नहीं आती। ऐसा मैं मंत्र नहीं दे सकता यहाँ पे कि भाई नोट्स ऐसे बनाने होते हैं। सबके नोट्स अलग होते हैं, सबके नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। सब लोग नोट्स भी नहीं बनाते यार, कुछ लोग बुक से पढ़ते हैं सिर्फ। तो ट्राई टू बी योर ओन पर्सनलाइज नोट्स बनाओ, और जो जो आपके वीक पॉइंट्स है उनके नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स के नोट्स बनाओ, उसमें डेटा लिखो, उसमें स्कीम्स लिखो, उसमें करंट अफेयर्स लिखो, और उसको अपनी स्टैटिक के साथ लिंक करो। तो नोट्स ऐसे बनेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अच्छे से पढ़ लोगे। मैं बता दूं कि यार इस चीज के शॉर्ट नोट्स बना लो, वो किसी पॉइंट के नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो आपको केटर नहीं कर रहे। एग्जाम से पहले आप वो पढ़ के चले गए, आपको लग रहा है यार ये तो मैं पहले से मेरे को आता है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। रादर स्टडी समथिंग जो आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है, तो अपना वीक पॉइंट पकड़ो, उसके नोट्स बनाओ, रादर देन सब चीजों के नोट्स बना रहे हो। यार लैंग्वेज पेपर हो जाता है यार, वो 4-5 दिन की प्रिपरेशन से हो जाएगा, वंस यू क्लियर योर प्रीलिम्स। उसके बारे में ज्यादा मत सोचो लैंग्वेज पेपर के बारे में। यार वही बात आ गई ना, नोट्स आई हैव ऑलरेडी सेड कि नोट्स सबसे पहले तो आप पढ़ो उसको अच्छे से। जो चीज याद नहीं हो रही, जो चीज डिफिकल्ट है, जो चीज आपको लग रही है कि इसको बहुत सारी चीजों के साथ लिंक करना है, उसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने ये पहले भी कहा था, जैसे आपने 2 बार पॉलिटी की बुक पढ़ ली, फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं प्रियम्बल मैंने पढ़ लिया, अब आप प्रियम्बल के नोट्स नहीं बनाओगे यार दोबारा से, वो आपको याद है, उसके नोट्स बनाना इज लाइक टाइम पास करना। तो रादर नोट्स उस चीज को बनाओ जो याद नहीं हो रही। फिफ्थ शेड्यूल के प्रोविजन याद नहीं हो रहे, उसके नोट्स बनाओ। फंडामेंटल राइट्स के कोई प्रोविजन याद नहीं हो रहे, उसके नोट्स बनाओ। जजमेंट के नोट्स बनाओ। पर लेकिन नोट्स पर्सनलाइज्ड होने चाहिए। नोट्स ऐसे आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको कैसे बनाने हैं। आपके नोट्स सिर्फ आपको समझ आने चाहिए और किसी को समझ में नहीं आने चाहिए। तो ट्राई टू बी वेरी पिन पॉइंटेड इन योर नोट्स। हाँ अगर यार देखो, इफ यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट इन 2026, कोशिश करो कि जनवरी तक आपका सारा सिलेबस एक बार ही खत्म होना चाहिए, इंक्लूडिंग फॉर योर मेंस। अगर मेंस का सिलेबस जनवरी तक नहीं खत्म हुआ ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप एक बार ही प्रीलिम्स मोड में चले गए ना, 2.5 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग। यार पीएस है यार ऑप्शनल, आई कांट टेल एनीथिंग, मेरा सोशियोलॉजी था। यार आप अपने डाउट्स यहीं पे दे दो, रेज हैंड करने से ना फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे सबका चलता रहता है। यार आई हैव सीन डाउट्स। यार एनसीईआरटीज वाला पोर्शन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करो। ओल्ड एनसीईआरटीज हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, बाकी सारी न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है। हाँ ठीक है यार, इट्स ओके। आप ऐसे स्टार्ट करो, जब आपका एग्जाम पास आ जाए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्षितिज। दैट्स समथिंग। यार करंट अफेयर्स वी हैव डिस्कस्ड कैसे करने हैं, एंड
करंट आप लेट आए होगे तो मेरे को नहीं पता, बट करंट अफेयर्स के लिए 2 चीज़ है, न्यूज़पेपर एंड 1 मंथली कंपाइलेशन, नथिंग एल्स। 2 चीज़ पढ़नी है करंट अफेयर्स में, उसके अलावा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। करंट अफेयर्स आपके उसी से हो जाएंगे। यार मेरा सोशियोलॉजी है तो वो आप कर सकते हो। वन पेजर नोट्स हेल्प इन मेंस, हाँ यार बिल्कुल वो हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर टाइम नहीं होता। और फिर मैं वही कहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज के नोट्स बनाने हैं जो आप उस दिन पे रिवाइज करना चाहते हो। अगर मैं GS1 का पेपर दे के निकला हूँ तो GS2 के जब मैं नोट्स बनाऊंगा ना, तो मैं ये लिख लूंगा कि कौन सी जजमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई कमेटी का रिकमेंडेशन मुझे लिखना था, वो मैं अपने 1 पेजर में बना दूंगा कि ये चीजें क्या थी, तो वो आपको हेल्प करेगी मेंस में डेफिनेटली। क्योंकि मेंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता, मेंस में आपको वो चीज पढ़नी होती है कि आप यू कैन राइट अ गुड पॉइंट, आप अपना एनालिसिस लिखो। तो मेंस में 1 पेजर नोट्स आर वेरी गुड, अगर आप बना सकते हो तो बना लो उसे। हाँ यार, इट इज़ वेरी पर्सनल कि 1 डे फॉर 1 सब्जेक्ट। जैसे मेरा तो ये होता था कि मैं एक सब्जेक्ट ही पढ़ता रहता था बहुत दिन तक, और जब वो खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद वो मैं उसे छोड़ देता था, फिर मैं उसकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाता था। अगर आपको लगता है कि एक दिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, और लेकिन ऐसा मत करना कि 6 दिन 6 सब्जेक्ट पढ़े हो, 5 दिन 5 सब्जेक्ट पढ़े हो। 2 से ज़्यादा मत पढ़ना एक टाइम में सब्जेक्ट्स, वरना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा, आपका बहुत सारी चीज़ें छूटनी शुरू हो जाएगी फिर। यार इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप एक बार ही स्टार्ट करोगे ना, इंटरव्यू तक आप बहुत अच्छी वो बहुत अच्छी बोलने लग जाओगे। एंड इट इज़ नॉट अ बैरियर, मैं ये बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अ बैरियर। आप पढ़ाई करो पहले, ये सब तो होता रहेगा, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो इन चीज़ों के बारे में, पहले पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। मंथली मैगजीन यार एक आपको लेनी पड़ेगी, एक मंथली मैगजीन आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर आर नॉट फॉर अस। न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं होता, न्यूज़पेपर जनरल पब्लिक के लिए होता है। और जो मंथली मैगजीन होती है वो उसके लिए होती है कि आप मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए होती है कि भाई टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक मंथली मैगजीन तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बिना उसके तो आई थिंक कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो। यार आई कांट से एनीथिंग अबाउट रिमूविंग ऑप्शनल, इफ इट डज वो सबके लिए होगा, इफ इट डज नॉट वो भी सबके लिए होगा। तो अगर आप 2028 में दे रहे हो तो मैं तो अभी वैसे भी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपना ऑप्शनल पढ़ो, पहले अपना जीएस बहुत अच्छे से पढ़ लो, अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, और एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से पढ़ लो। 26 में सोचना ऑप्शनल के बारे में। इफ यू आर स्टार्टिंग अभी अभी तो भाई 2026 अटेम्प्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपको जनवरी तक सारा सिलेबस खत्म करना है, ये सोच लो, इंक्लूडिंग योर मेंस का, एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट्स, एंड योर स्टैटिक पार्ट, इवन योर करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। तो अगर आप कर सकते हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो हो जाएगा पेपर, बट यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। अगर आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग, तो यू डोंट हैव एनी टाइम। तो ये बात याद रखना कि टाइम बहुत कम है 26 का अटेम्प्ट के लिए इस टाइम पे। चलो, एनी अदर डाउट यार, कोई भी और डाउट? हाँ यार, जनवरी के बाद यू विल बी ओनली प्रीलिम स्पेसिफिक। जनवरी के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होगे, यू विल बी सॉल्विंग टेस्ट, यू विल बी फोकसिंग ऑन सीसैट, यू विल बी मेमोराइजिंग फैक्ट्स, आप वो सब चीजें कर रहे होगे। तब आप मेंस के लिए नहीं पढ़ सकते, तब आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, तब आप ऑप्शनल नहीं पढ़ सकते। तो जनवरी के बाद इट इज ओनली अबाउट योर प्रीलिम्स, और कुछ भी नहीं। यार मैं सब कुछ जो आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं अपनी प्रीलिम्स के लिए अपनी स्ट्रेटेजी से बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। तो मैं जो बता रहा हूँ वो वही है कि मेरा है। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया, इट्स नथिंग समथिंग डिफरेंट। यार ऑप्शनल सब्जेक्ट इज वेरी पर्सनल, वो मैं बता नहीं सकता कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है कौन सा बुरा है। या पॉलिटी फॉर मेंस, देखो पॉलिटी फॉर मेंस के लिए मैं एक चीज कहूंगा, लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशिएंट। आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, पर लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ साथ यू विल हैव टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज। करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, एक्सप्लेन्ड पेज बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। और मेंस में ना आपसे इशू पूछा जाता है कि इशू क्या है एक्चुअली। इशू वो पूछ लेंगे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन है, चलो आपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन याद कर लिया, अब आपको देखना है कि उसका इशू क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी। तो ये सब आपके करंट अफेयर्स में कवर होगा, ये सब आपकी पेरिफेरल नॉलेज में कवर होगा।
तो मेंस के लिए पीवाईक्यूज पढ़ो सबसे पहले तो, कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, कि वो लोग पूछते क्या है, वो किस तरह का एनालिसिस पूछते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज वो पूछते हैं, उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाओ एंड आंसर राइटिंग करो। और लक्ष्मीकांत आपने कर ली, ओके वेरी गुड, प्रीलिम्स के लिए बहुत क्लियर हो गया, पर लेकिन मेंस के लिए फिर आपको कंपाइलेशंस पढ़नी पड़ेगी, आपको जजमेंट्स याद करने पड़ेंगे, आपको रिकमेंडेशंस याद करनी पड़ेंगी, इश्यूज आपको करने पड़ेंगे, तो वो सब आपको यू विल हैव टू स्टडी अबाउट इट। सिर्फ लक्ष्मीकांत से मेंस तो नहीं हो पाएगा, मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूँ। यार अभी आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होगी, ठीक है, तो ये आप याद रखो कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड होती है। अगर आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो टिल जनवरी यू विल बी स्टडिंग बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। अब आप पॉलिटी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इकोनॉमी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हिस्ट्री निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो पहले इंटीग्रेटेड स्टडी होगी, 50-50 टाइम होगा, प्रीलिम्स को भी दे रहे हो, मेंस को भी दे रहे हो, फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाओगे, फिर मेंस स्पेसिफिक हो जाओगे। दैट इज वन थिंग जो आपको करना है। या 29 में एग्जाम दे रहे हो तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, फाउंडेशन पढ़ो, बाकी सब चीजें बाद में करो। 29 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो 27 में जाके आपको सीरियस होना है। अभी तो आप बस एनसीईआरटी पढ़ो, फाउंडेशन करो, और कॉलेज और स्कूल की जिंदगी जी लो थोड़ी। ये सिर्फ एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं है ये। यार मेंस के लिए देखो, मेंस के लिए जो मैंने बुक्स बताई है वो आपका बेसिक्स कवर करेगी, फाउंडेशन कवर करेगी। मेंस में आपको उसके ऊपर बिल्ड करना होता है हर चीज, आपको करंट अफेयर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको डेटा याद करना पड़ेगा, आपको स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी, सर्वे पढ़ोगे, बजट पढ़ोगे, फिर आपको मतलब बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हर चीज का इशू का एनालाइज करना पड़ेगा। कि अगर चलो एक इन्फ्लेशन है, मैं बताता हूँ, फूड इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, सोच के देखो। तो फूड इन्फ्लेशन, सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है, दूसरी चीज फूड इन्फ्लेशन क्या है, वो आपने पढ़ लिया अपने स्टैटिक में कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, चलो ओके। अब वो पूछ रहे कि फूड इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा कि फूड इन्फ्लेशन क्यों होती है। वो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे, जब आप मैगजीन्स पढ़ते रहोगे, जब आप बाकी चीजें करते रहोगे, जब आप टेस्ट देते रहोगे, तब आपको समझ आएगा कि चलो ये एक इशू है। फिर ये होता है कि इसको कंट्रोल कैसे करें, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, फिजिकल पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, ये सब चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। इन सब चीजों का आपको एनालिसिस खुद करना पड़ेगा कि चलो ओके ये एक इशू है, मैंने ये इशू पकड़ा, अब मैं इस इशू में पढ़ूं क्या क्या। और उसके लिए आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से देखने हैं कि ओके, फूड इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आया तो उन्होंने पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी से सिर्फ ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, चलो सप्लाई साइड इशू है, तो ये इशू है। मेंस इज वेरी ऑब्जेक्ट, मेंस इज वेरी सब्जेक्टिव पेपर, और मेंस इज वेरी एनालिटिकल पेपर। मेंस में आप रट्टा मार के मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते, वहां पे आपको इशू बहुत डीप में पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग। तो मेंस के लिए आपको अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कंपाइलेशंस पढ़नी पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आपको मॉडल आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज नॉट कि आपने सिर्फ मेन बुक्स पढ़ ली और आपका मेंस हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सेम गोस फॉर इकोनॉमी यार, सेम गोस फॉर इकोनॉमी। हाँ यार 20 ईयर प्रीलिम्स इज मोर देन यार, यू डोंट हैव टू मास्टर एनीथिंग। आप ये इकोनॉमी से डरते क्यों हो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, बट यू डोंट हैव टू मास्टर एनीथिंग। आपको इकोनॉमी में बेसिक्स आने चाहिए, जो यूपीएससी पूछ रही है वो करना, आपको इकोनॉमी में पीएचडी नहीं करनी। तो डोंट बी थिंकिंग कि आपको इकोनॉमी में सब कुछ आना चाहिए। आपको बेसिक स्कीम्स आनी चाहिए, एग्रीकल्चर आना चाहिए, आपको जो कीवर्ड्स लिखे हुए वो अच्छे से आने चाहिए, आपको बेसिक्स आने चाहिए, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी क्या है, हमारा ट्रेड क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। तो वही है, यू हैव टू स्टडी, आप उसको रिवाइज करोगे, आप सर्वे पढ़ोगे, आप बजट पढ़ोगे, आप अपने टेस्ट दोगे, और वहां पे जो आपने गलतियां करी है वो सीखोगे, तो वो सब है आपके लिए। तो यू डोंट हैव टू मास्टर एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी इनफ कि आप एग्जाम में जाके अच्छा सा आंसर लिख पाओ, या फिर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज ओके। ये 26 वालों का टाइम नहीं है, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, अपना जनवरी तक सिलेबस खत्म करो एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अगर आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर जाओ, फ्रॉम सितंबर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और इवन फॉर मेंस अक्टूबर नवंबर में 4-5 टेस्ट लिख दो मेंस के, कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मेंस अगर आप किसी भी साल का, अगर आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो 25 जनवरी के बाद के आपको सारे करंट अफेयर्स आने चाहिए। और जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा तब तक आपको सारे करंट अफेयर्स उसके बाद आने चाहिए। डोंट गो मंथ वाइज, पुराने वाले थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नए वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो रखना होगा। यार आप एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो हर्ष। जब मैंने 2 ही अटेम्प्ट दिए थे, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट।
यार इफ यू आर कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपके लिए वो है कि मेंस का डेटा कौन कौन सा पढ़ना है, तो 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा इन फरवरी, डेटा मोस्टली वहां से एक्सट्रैक्ट करना। कुछ जो बहुत बेसिक डेटा है वो आप अभी याद कर सकते हो, पर लेकिन इट्स बेटर कि आप जितना रिसेंट डेटा हो सके उतना याद कर पाओ। बहुत पुराना डेटा याद करोगे इट वोंट फेवर यू मच। जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाए, बजट आ जाए, तो वो वाला डेटा याद करना। कुछ बेसिक डेटा जो हमारे पास है, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, मतलब वो आप ढूंढोगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा, कंपाइलेशन मिल जाएगी, तो वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। और जब नया डेटा आ जाए तो उसको ज्यादा कोट करो रादर देन गोइंग फॉर पुराना डेटा। सोशियोलॉजी यार अलग से डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सोशियोलॉजी के हैं नहीं, उनका टाइम मैं ऐसे करना नहीं चाहता। यार मेंस की पॉलिटी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से। एंड सेकंड चीज इज न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लो, आंसर राइटिंग करो। एंड आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करो, मॉडल आंसर देखो। देयर इज नो वन बुक यार, कोई बुक नहीं है इन चीजों के लिए। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे, और अपने स्टैटिक से लिंक करना पड़ेगा कि अगर कुछ चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। एंड आई बिलीव न्यूज़पेपर्स कवर पॉलिटी वेरी वेल। जो बेसिक क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछती है ना, वो तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से कवर होते हैं, इंडियन एक्सेस में तो बहुत अच्छे से कवर होता है। यार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वही है, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो सारे के सारे जितना आप कर सकते हो, दैट इज वन थिंग। और बाकी स्टार्ट रीडिंग। मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनालिसिस की वीडियो देखते रहोगे और आपका हो जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत सारी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड न्यूज़पेपर पढ़ो, बाकी चीजें पढ़ो, उससे आपकी कॉम्प्रीहेंशन करने की एबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अनसॉल्व यार, मतलब पीवाईक्यूज अगर आप कभी भी करोगे ना, फर्स्ट डू इट अनसॉल्व, फिर मॉडल आंसर देखो, देन ऐड पॉइंट्स इन योर आंसर। सीधा सॉल्व ये नहीं करना कि आंसर देखा, आंसर पढ़ लिया और वो आंसर लिख लिया। आपको पहले खुद से सोचना है कि मैं इस आंसर में क्या लिखूंगा, तो वो देखो। यार इफ यू आर नॉट गेटिंग न्यूज़पेपर, देखो आप अभी भी ऑनलाइन बैठे हो, यू हैव इंटरनेट। इफ यू हैव इंटरनेट, पता है प्रिंट वाले न्यूज़पेपर से सस्ता न्यूज़पेपर आता है ऑनलाइन। आप मंथली अगर आप ऐसे देखोगे ना, हाँ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, 10 रुपए पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो प्रिंट वाले न्यूज़पेपर जो आप मिलोगे ना, वो मंथली चार्ज आपको ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू योर डिजिटल न्यूज़पेपर। तो इफ यू हैव इंटरनेट, गो फॉर डिजिटल न्यूज़पेपर, टेलीग्राम से हो कहीं से भी हो, इट डज नॉट मैटर। बट वीडियोस मत देखो यार, मैं आई डोंट पर्सनली बिलीव कि आप वीडियोस देख के अपना कंटेंट बनाओ। वीडियोस का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो आपका दिमाग चलता है ना, व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर लिंकिंग थिंग्स ऑन योर ओन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एक मंथली मैक्स बिल्कुल हो सकती है, जॉब के साथ प्रिपरेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो कोई और डाउट, एल्स वी विल एंड द सेशन। मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास और कुछ है बताने के लिए। आपका कोई डाउट है तो वो पूछो, 1-2 मिनट है तो पूछो, फिर हम करते हैं। भाई इंग्लिश बहुत आसान लिखनी है, यू डोंट हैव टू फ्लॉन्ट योर लैंग्वेज। पेपर समझ आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं, और जो आप लिख रहे हो वो पहली बारी में समझ आ जाए, दैट इज वन थिंग। बहुत ज्यादा इंग्लिश बहुत ऊपर की लिख कर आओगे ना, आपको ही नुकसान होगा कि एग्जामिनर ये नहीं समझ पा रहा कि आपका आइडिया क्या है, व्हाट यू आर राइटिंग इन योर आंसर। तो डोंट डू दैट। बेसिक इंग्लिश लिखनी है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। यार स्ट्रेस रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इसीलिए मैंने कहा था, ये अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई नहीं करनी है, हर चीज को टाइम देना है। सोना भी है, खाना भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, बाहर भी जाना है, सब कुछ करना है। तो उसमें दोनों चीज आपको करनी है। इफ यू आर ओनली स्टडिंग, वो चीज है। और दूसरी चीज होती है स्ट्रेस का, होता है कि कीप योर ग्रुप वेरी लिमिटेड। सब लोगों को मत बताओ कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग, और अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो कम रखो। कीप इट शॉर्ट बट कीप इट गुड। लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, पेसिमिस्टिक लोगों से दूर रहो, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। और डेली पढ़ोगे, डेली अपने गोल्स अचीव करोगे ना, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, और बाकी लोगों से थोड़ा दूर रहना है, सर नीचे काम करते रहो, बस और कुछ नहीं। यार यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया। यूपी पीसीएस में ऑप्शनल भी हटा दिया गया है, तो यू हैव टू फोकस कि आप कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो।
यार हैंड राइटिंग टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट वो मैटर करेगी, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग इतनी आसान हो कि द एग्जामिनर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कि उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही कि आपने लिखा क्या है, कि उसको वही नहीं समझ आ रहा। तो फर्स्ट ग्लांस में उसे समझ आ जाना चाहिए कि आपने लिखा क्या, आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर यार। एनसीईआरटीज आई हैव कवर्ड, वो आप देख लेना। 20 क्वेश्चन इन 3 आवर्स यार, यस डेफिनेटली। हाथ टूट जाएगा लिखते लिखते, बिना प्रैक्टिस के नहीं लिख पाओगे। और एक पेपर नहीं लिखना, 2 पेपर लिखना है 2 घंटे के गैप पे। तो बी वेरी इन सिंक विद द डिमांड ऑफ द एग्जाम, कि वहां पे 6 घंटा लिखना है तो 6 घंटा मैं आज लिख सकता हूँ या नहीं 2 घंटे के गैप पे, वो आपको पहले से पता होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग फॉर योर मेंस। यार मैं डेली बनाता था नोट्स, करंट अफेयर्स के भी, बाकी चीजों के भी, तो वो है। डायग्राम से एडवांटेज मिलता है यार, यू कैन आप अपना जो ओपिनियन है अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, आप अपना जो डेटा है, आप अपनी जो बातें हैं वो कम जगह में बहुत अच्छे से दिखा सकते हो यूजिंग योर डायग्राम्स, एंड इट लुक्स गुड इन योर आंसर शीट आल्सो। तो इफ पॉसिबल डायग्राम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने चाहिए, तो दैट इज गुड। यार मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शन। यार अंकेश अपना क्वेश्चन पूछो, क्या है बताओ। यार आई डोंट हैव एनी आइडिया फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, सॉरी फॉर दैट, तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता कुछ। हाँ मतलब ठीक है यार, ट्राई टू राइट वन क्वेश्चन इन 6 to 7 minutes फॉर 10 मार्कर, एंड फॉर 8 to 9 minutes फॉर योर 15 मार्कर, तब आपका एग्जाम हो जाएगा। और मतलब 3 घंटे के टेस्ट देना स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा वेयर यू आर स्टैंडिंग। कि अगर चलो आज आप एक 3 घंटे का टेस्ट दो, सिर्फ पीवाई की उसका टेस्ट बना लो और उसको लिखो, तो पता चल जाएगा। दैट सी सेट आई हैव डिस्कस्ड, वो आप देख लेना। मोस्टली यही है कि प्रैक्टिस करनी है डेली, टेस्ट देने हैं, एंड यू हैव टू फाइंड योर वीकनेसेस एंड योर वो की डिफरेंस है। यार एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू आई हैव कवर्ड, वो आपको मिल जाएगा। मतलब हिस्ट्री की आपको पुरानी भी पढ़नी है, बाकी सब आपको मोस्टली नहीं पढ़नी है। चलो कोई और डाउट है तो यार पूछो जल्दी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यार अभी टेलीग्राम ग्रुप है बट इट्स नॉट एक्टिव, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा भी। यार बिल्कुल यार, मतलब अगर आप अगले साल चौथा अटेम्प्ट दे रहे हो अपना, और 3 बारी अगर आप प्रीलिम्स नहीं है, तो जनवरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है, आपको और कुछ भी नहीं करना। तो अभी 2 टेस्ट जितने दे सकते हो, मेंस की तैयारी करो टिल जनवरी, भूल जाओ प्रीलिम्स नाम का कोई पेपर होता भी है। नो ऑडियो यार, वो मेरे पास एक्सेस नहीं है रेज हैंड का। यार न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस में इजी होती है लैंग्वेज, हिंदू में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है मुझे पर्सनली, पर लेकिन इंडियन एक्सप्रेस हमें काफ़ी वो इजी लिखते हैं। और कुछ ना समझ आया है, यूज एआई, वो समराइज करके देगा बहुत इजी सी लैंग्वेज में, उसको बोल दो कि क्या है ये, और यूज चैट जीपीटी, यूज जेमिनी, वो सब आपको अच्छे से समझाएंगे। यार हरिओम यार देखो आपका ना, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और नेगेटिविटी में यार इन चीज़ों से मत लो कि एग्जाम नहीं हो रहा, इट्स ओके, जब होगा ना जिस साल, उस साल ये सब बिल्कुल वर्थ इट लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं। और ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपके 3 अटेम्प्ट नहीं हुए और आप चौथा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। यार ये सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही था, ये जो मैंने जितना भी बोला ना, दैट वाज ऑल अबाउट कि वही था कि आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो, दैट गोज फॉर एवरीथिंग। मित्रों, आज मैं अनअकैडमी टी-शर्ट में नहीं हूँ, अलग कपड़ों में क्यों? क्योंकि इस बार मैं टीचर नहीं हूँ, इस बार अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे टॉपर्स टीचर्स बन गए हैं। देखिए, टीचर और टॉपर में अंतर क्या होता है कि टीचर आपको एग्ज़ॉस्टिवली अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। टॉपर उसमें से याद रखने की, पढ़ने की, जवाब लिखने की अपनी खुद की मेथड्स और प्रोसेस डेवलप करता है। हो सकता है उसका पिछला अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना आया हो, तो उसने अपनी गलतियों से सीखा हो, तो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। और तीसरा कि पढ़ाई में अलग-अलग उसने प्रैक्टिकल कुछ शॉर्टकट्स और हैक्स अपने लिए डेवलप किए हों। तो ये सब कुछ अनअकैडमी पर ये टॉपर्स 15 से ज़्यादा सिस्टमैटिक लेक्चर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं।
आप कहीं ऐसा सब तो वो सब स्ट्रैटेजी वगैरह तो यूट्यूब पे हमने देखा है। देखिए यूट्यूब पर जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर प्रीलिम सेंट्रिक स्ट्रैटेजी होती है और टॉपर्स ने कुछ कहा है तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है कि उसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया हो। आप उसको सामने कुछ पूछ नहीं सकते जो आपको अलग-अलग डाउट हो। अनअकैडमी ने ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, उसमें मेंस फ़ोकस्ड सारी बातें होंगी, क्योंकि यूट्यूब पर प्रीलिम्स फ़ोकस बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो मेंस फ़ोकस बात होगी। सेकंड, ये टू वे कम्युनिकेशन की लाइव क्लास होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगा। आप भी टॉपर्स को सामने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जो भी उसमें दुविधा हो। और 1-2 नहीं लगभग 15 या उससे भी ज़्यादा ये सब क्लासेस होने वाले हैं, शेड्यूल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हालाँकि मित्रों ये चीज़ फ्री नहीं है, इसकी फ़ीस है ₹1। आप कहेंगे ये इतनी बड़ी कंपनी है, ₹1 में क्या अमीर हो जाओगे, फ्री में ही दिखा देते। देखिए ₹1 फ़ीस रखने का कारण ये है, ताकि लाइव चैट बॉक्स में फालतू पब्लिक आके टॉपर्स को परेशान नहीं करे। देखिए टीचर के रूप में हमारा तो रोज़ का काम है, ये कैमरा चालू किया, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो चैट बॉक्स में कुछ भी ट्रोलिंग या कुछ होता रहे, तो इट विल नॉट अफेक्ट अस। लेकिन टॉपर का ये रोज़ का काम नहीं है, तो वो कुछ पढ़ा रहा है, अपनी बात रख रहा है। उसने कुछ अलग स्लाइड्स किए हैं, अपने नोट्स वो दिखा रहा है। इसमें कुछ उल्टी-सीधी चैट बॉक्स में लिखे वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए और उसका फ्लो बिगड़ जाए। दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए ये ₹1 पैसा कमाने के लिए नहीं रखा है, ये ऐसी फालतू पब्लिक को फ़िल्टर आउट करने के लिए रखा है, ताकि भीड़ कम रहे और जो केवल सीरियस और सिंसियर विद्यार्थी हैं, वो लाइव स्ट्रीम में जुड़ें और उनको जो भी प्रश्न है वो पूछे, तो क्या प्रश्न भी कम आएँगे, तो सीधा वो उसका जवाब दे सके। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाएँगे, तो आपको दिखेगा कि ये तो ₹3 का कोर्स दिखा रहा है, लेकिन उसपे आप डिस्काउंट कोड यूज़ करें mrunal.org तो वो ₹1 का हो जाएगा। ठीक है यार, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। वंस यू आर थ्रू विद ना, एक बार ये थोड़ा सा लूप में आओ, देन थिंग्स विल बिकम इजी। लूप में आना स्टार्ट करो और बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी, और पढ़ते रहो यार। चलो बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट यार। बाय बाय बाय।